वो माइक में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर एच.सी. जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव। आज हम बीकॉम प्रथम वर्ष वित्तीय लेखांकन विषय के यूनिट 5 का विषय ख्याति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ख्याति क्या है और ख्याति का पुस्तकों में लेखांकन किस तरह से किया जाता है, ख्याति की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसकी प्रकृति और इनके लेखांकन की विधियां क्या क्या है। सर्वप्रथम हम जानने का प्रयास करेंगे कि ख्याति क्या है। ख्याति से आशय किसी व्यक्ति, संस्था, व्यवसाय की साख, यश, कीर्ति या एक अच्छे गुड नेम से है। यदि हम व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो ख्याति का अर्थ व्यापार की उस अमूर्त संपत्ति जो कभी दिखती नहीं है और जिसे मुद्रा में नापा जा सकता है, उससे लगाया जाता है। विभिन्न विद्वानों ने ख्याति की परिभाषाएं दी है। उनका कहना था कि ख्याति का वर्णन करना बहुत बहुत मुश्किल कार्य है। एक अच्छे व्यापार का अच्छा नाम, एक ग्राहक जो किसी अन्य व्यवसाय या दुकान को छोड़कर किसी एक विशेष व्यक्ति, विशेष दुकान पर जाता, आकर्षित होता है कि मुझे यहाँ एक अच्छा माल मिलेगा, एक अच्छी कीमत का माल मिलेगा और यहाँ मेरे साथ किसी भी प्रकार की ठगी नहीं होगी। इस अच्छे नाम को ही हम सामान्य अर्थों में ख्याति कह सकते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर हम इसकी विशेषताओं पे थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। ख्याति की विशेषताएं पे यदि हम जाएं तो ख्याति की पहली विशेषता है कि ख्याति दिखने वाली संपत्ति नहीं है। यह एक अमूर्त संपत्ति है जिसका न तो कोई निश्चित आकार होता है, न ही कोई निश्चित प्रकार होता है और कोई न ही इसका किसी प्रकार का कोई निश्चित स्वरूप होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि ख्याति दिखने वाली संपत्ति नहीं। दूसरी विशेषता, यह कृत्रिम या बनावटी संपत्ति भी नहीं। ख्याति न तो कोई आर्टिफिशियल है, न ही किसी प्रकार की कोई बनावटी संपत्ति है। यह वास्तविक संपत्ति के रूप में है, लेकिन यह दिखती नहीं है। तीसरी विशेषता है कि ख्याति पर ह्रास की गणना स्थायी संपत्तियों की भांति नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं तो हम सैद्धांतिक रूप से शायद त्रुटि करते हैं। और चौथी विशेषता है, ख्याति व्यापार के लाभों पर निर्भर होती है। लाभ जैसे जैसे बढ़ता है, ख्याति का मूल्य बढ़ता जाता है और यदि व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता कम होती है तो ख्याति का मूल्य भी धीरे धीरे घटने लगता है और एक दिन समाप्त भी हो सकता है। ख्याति का वास्तविक मूल्य व्यवसाय की बिक्री पर ही निर्भर होता है। जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज़्यादा टर्नओवर होंगे, वहाँ पर उनकी ख्याति उतनी ही रेशियो में अधिक मानी जाती है। और भारतीय लेखांकन मानक 10 के अनुसार इसके पुस्तकों में लेखा तभी किया जाना चाहिए जब इसके बदले कोई राशि चुकाई गई। ख्याति की विशेषताओं के रूप में हमने जाना। अब हम आगे ख्याति की प्रकृति या स्वभाव के बारे में चर्चा करेंगे। 4 प्रकार की ख्याति बताई गई है, जिसमें पहला बताया है कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। आप जानते ही हैं, कुत्ते का स्वभाव अपने मालिक के साथ रहना होता है और अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार होता है। यदि मालिक कहीं अन्यत्र चला जाए तो कुत्ता भी अपने निवास स्थान को छोड़कर मालिक के साथ साथ जाना पसंद करता है। अतः वह ख्याति जिसमें ग्राहकों का लगाव अपने स्थान से नहीं होता बल्कि अपने व्यवसाय के मालिक से होता है, जहाँ जहाँ मालिक जाता है वहाँ वहाँ उसके ग्राहक आकर्षित होते हैं, उसे हम कहते हैं यह ख्याति कुत्ते के स्वभाव वाली है। दूसरी ख्याति होती है बिल्ली के स्वभाव वाली।
बिल्ली का स्वभाव अपने स्थान पर ही रहने का होता है, उसे मालिक से विशेष लगाव नहीं होता है। मालिक के जाने पर वह अपना स्थान नहीं छोड़ती। इसी प्रकार इस ख्याति के स्वभाव वाले ग्राहक भी मालिक के जाने पर मालिक के साथ जाना पसंद नहीं करते, बल्कि उसी स्थान से माल क्रय करना पसंद करते हैं जहां पर वह रूटीन रूप से रोज प्रायः जाया आया करते हैं। तीसरी ख्याति है चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। चूहा न तो किसी व्यक्ति से लगाव रखता है, न ही कोई स्थान से लगाव रखता है। इसका स्वभाव हमेशा बदलता रहता है। अतः वह ख्याति जिसमें ग्राहक किसी न तो स्थान से आकर्षित होते हैं, न ही किसी व्यक्ति से आकर्षित होते हैं, यह बार बार बदल बदल कर भिन्न भिन्न स्थानों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, माल खरीदते हैं, उसे हम कहते हैं कि यह ग्राहक किसी एक के नहीं है और लगातार मेरे साथ संबंध नहीं रख सकते। इसे हम चूहे की स्वभाव वाली ख्याति कहते हैं। और अंतिम और चौथा स्वभाव है ख्याति का खरगोश के स्वभाव वाली ख्याति। खरगोश प्रायः अपने स्थान से अधिक दूर जाना पसंद नहीं करता। इसी तरह जो ग्राहक अपने स्थान से बहुत ज़्यादा अधिक दूर तक जाकर माल खरीदना पसंद नहीं करते, आसपास की दुकानों से माल खरीदते हैं, इसे हम कहते हैं कि यह क्षेत्र खरगोश के स्वभाव की ख्याति वाला है। अब हम यह हमने कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन समझा। ख्याति का मूल्यांकन किस तरह किया जाता है, क्योंकि ख्याति तो एक अमूर्त संपत्ति है और अमूर्त संपत्ति का मूल्यांकन करना व्यवसाय के लिए बहुत कठिन कार्य है। फिर भी कुछ आधार हमारे पूर्व के विशेषज्ञों ने दिए हैं, जिनके आधार पर हम एक फर्म की ख्याति का मूल्यांकन की परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। और वे परिस्थितियां हैं, पहली परिस्थिति होती है जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, तब ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि उसके प्रवेश से पहले पूर्व के साझेदारों द्वारा एक अच्छे कार्य के कारण एक अच्छा यश, अच्छा नाम, गुड नेम अर्न किया जाता है, जिसे पुराने साझेदार ख्याति के रूप में फर्म से पाने की इच्छा रखते हैं। दूसरी स्थिति है यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर ले। किसी साझेदार ने अवकाश ग्रहण कर लिया तो वह भी चाहता है कि मेरे इतने दिनों की मेहनत का फल मुझे ख्याति के रूप में एक अच्छा नाम जो हम सब ने मिलकर इस फर्म को डेवलप करने में बनाया है, उसे भी प्रतिफल के रूप में प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। तीसरी स्थिति है न तो कोई साझेदार प्रवेश ले, न ही कोई अवकाश ग्रहण करे, बल्कि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए। ऐसी स्थिति में जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तब भी ख्याति का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है। चौथी स्थिति है यदि एक साझेदार अवकाश ग्रहण करे या उसकी मृत्यु हो जावे और उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को फर्म में साझेदार के रूप में प्रवेश कराना। ऐसी स्थिति में भी पुराने ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, ताकि नए साझेदार को जब वह प्रवेश करे तो वह मूर्त संपत्तियों के अलावा अमूर्त संपत्ति अर्थात ख्याति का भी कुछ न कुछ मूल्य चुकाए, क्योंकि पूर्व की मेहनत तो उसने की नहीं। और इसके पश्चात है साझेदारी के यदि लाभ हानि के विभाजन के अनुपात बदल जाए। पूर्व के साझेदार यह निश्चित कर ले कि अब हमारा लाभालाभ अनुपात परिवर्तित हो जाना चाहिए, पुराने के स्थान पर हम नए लाभालाभ अनुपात में व्यवसाय के लाभों को बांटेंगे। ऐसी स्थिति में भी ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। एक अन्य कारण है साझेदारी के फर्मों के एकीकरण पर। जब प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, गला काट प्रतिस्पर्धा के कारण व्यापारिक हितों पर कुठाराघात होने लगता है, तब साझेदारी फर्में आपस में मिलकर यह निर्णय करती है कि क्यों न हम एक हो जाए। ऐसी स्थिति में भिन्न भिन्न फर्मों की ख्याति भिन्न भिन्न होती है। ऐसी स्थिति में भी ख्याति का मूल्यांकन करना अनिवार्य हो जाता है। और इसके पश्चात एक और ऐसी स्थितियां हैं कि साझेदारी फर्म का कंपनी के रूप में परिवर्तित होने पर, साझेदारी फर्म की हम स्थिति जानते हैं, अधिकतम संख्या सीमित है। उन अधिकतम संख्याओं से काम नहीं चलने पर
10 से अधिक यदि व्यक्ति हो जाए, बैंकिंग की स्थिति में 20 से अधिक व्यक्ति हो जाए, तो साझेदारी फर्म अपने वैधानिक अस्तित्व खो देती है। ऐसी स्थिति में फर्म के रूप में यदि साझेदारी फर्म को परिवर्तित करना हो तो ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक होता है, और साझेदारी फर्म को सरकार के द्वारा अधिग्रहण करने पर भी ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। साझेदारी की फर्म में ख्याति के मूल्यांकन की विधियां क्या क्या है? मुख्य रूप से विधियां यूँ तो 7 है, लेकिन हम 4 विधियों पर विशेष रूप से वर्णन समझेंगे। पहला है औसत लाभ विधि, दूसरा है अधिलाभ विधि, तीसरी विधि है पूंजीकरण विधि जिसमें पूंजी को प्रधान मानकर ख्याति की गणना की जाती है, चौथी है वार्षिक विधि। अन्य विधियों के नाम तो मैं आपको बता दूं, क्रय प्रतिफल विधि, पारस्परिक सहमति विधि, सकल प्राप्ति विधि। इन 7 विधियों के माध्यम से ख्याति का मूल्यांकन एक साझेदारी फर्म द्वारा किया जाता है। हम अगले व्याख्यान में समझने का प्रयास करेंगे कि औसत लाभ विधि क्या है और औसत लाभ विधि के माध्यम से फर्म में ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है। नमस्कार।